नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपकी खबर में। इस समय हमारे साथ हमारे शिव कुमार मिश्रा हैं और चर्चा जो हमारी इस बात पर होगी लगभग सारे दल जुटा दिखाते हुए प्रधानमंत्री द्वारा जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, देश हित में जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उसके साथ दिखे। लेकिन कांग्रेस वही पुराने ढर्रे पर है। सोनिया गांधी अब बार बार यही कहना था कि पहले विश्वास में लिया जाना चाहिए था। अभी भी कांग्रेस ये जो प्राइम मिनिस्टर जो पूरी बात बताएं और मतलब कुल मिला के जो भी गतिविधियां चल रही उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आई और कहीं ना कहीं संदेह से भी वो प्राइम की गतिविधियों को देख रही है और उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से आज जो हमारी चर्चा होगी इस बात पर होगी कि क्या कांग्रेस पर उनको विश्वास नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी भारत चाइना के खिलाफ कोई स्टेप लेता है तो कांग्रेस का अलग ही, लेकिन बस ये है कि टाइम लिमिटेशन हमारी 15 मिनट रहेगी। तो शिव कुमार जी बताइए क्या एनालिसिस है आपकी। देखिए सर्वप्रथम तो धन्यवाद राजू जी, आपने मुझे जोड़ने के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया कभी भी भारत के प्रति अच्छा नहीं रहा। और खास तौर पर जिस प्रकार की परिस्थिति ये चाइना और गलवान घाटी के विवाद को लेकर के हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष है जिन्होंने 2004 से राजनीति में पदार्पण किया, आदरणीय राहुल जी। उनका कहना था, एक आपने ध्यान दिया होगा कि जब गलवान घाटी में विवाद चल रहा था तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ये किया था तो उन्होंने कहा था कि गुल पनाग का पनाग जनरल पनाग के लेख को इस देश का युवा पढ़े। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारत की सेना को गाली देने वालों को आप पढ़ना चाहेंगे क्या? भारत को शर्मसार करने वालों को आप पढ़ना चाहेंगे क्या? जनरल पनाग ने लेख लिखा, द इंडियन फिंगर अंडर द चाइनीज बूट, और इसको उन्होंने देश के युवाओं से पढ़ने के लिए कहा। कितनी बेशर्म बात थी ये। मुझे लज्जा आती है कि वो देश के एक विपक्ष के नेता होने के नाते देश की सेना को देश की सेना को लज्जित करने वाले लेख को पढ़ने की बात करती है। ये पनाग वही है, गुल पनाग के पिता हैं जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, समझिए। और ये गुल पनाग जो है वो 2014 में भी किरण खेर के सामने चुनाव में हार गई थी, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा किया। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है, ये दोनों ही पार्टियां, राजू जी आप देख रहे होंगे कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्हीं दोनों ने सबसे पहले प्रश्न उठाया, यहां तक कि पाकिस्तान और अन्य देशों से भी पहले। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। और आपको ध्यान होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान के लोग यूएनओ में यही हवाला दे रहे थे जाकर के कि साहब उनके तो बड़े नेता राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टियां कह रही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक है। तो आप सोच सकते हैं कि गुलपनाग के लेख पे इतना। और आपको फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हमारे बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, आप पैनी नजर रखते हैं सब सारे समाचारों पे, आपने ध्यान दिया होगा सिनाहू ने हमें धमकी दिया था, जो कि चाइना का प्रमुख सरकारी समाचार पत्र है। उसने धमकी दिया कि भारत ना तो हमसे सैन्य रूप में लड़ाई करे और ना ही हमसे आर्थिक रूप में कोई लड़ाई करे। समझिए आप। ठीक उसी बात को अभी जून में इनका मुख्य पत्र है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें सलमान खुर्शीद एक बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो एक लेख लिखते हैं, एक वैचारिक लेख लिखते हैं। और उस वैचारिक लेख में वो भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि आप चीन से युद्ध ना करें और ना ही व्यापारिक युद्ध करें, चुपचाप घर बैठे। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कांग्रेस की रग रग में, फितरत में ही चुपचाप बैठना रहा है। चाहे वो 1962 में आक्साई चीन का 37,244 वर्ग किलोमीटर भूमि दे देना, उसके लिए न लड़ना। 2008 में यूपीए की सरकार थी, उसमें चूमू इलाका एक है जो तीथिया, पैनाग और चापजी में 250 वर्ग किलोमीटर की भूमि दे देना। 2008 में देमचौक में चोरवार विकोलो ध्वस्त किया गया, वहां भी ये कुछ नहीं बोले। 2012 में इन्हीं की सरकार थी जिसमें अर्जनीप टावर वालिया और 13 सीमेंट फैक्ट्री वहां पे थी, उसको इन्होंने कब्जे में दे दिया। तो कहने का मतलब है ये वही ढुलमुल रवैया अपनाना चाहते हैं जो अब तक ये अपनाते चले आए हैं। इन्हें देश के उस भूभाग से कोई मतलब नहीं है, भारत से कोई प्यार नहीं है। और इसी के साथ समझिए आप, इनके मुख्य पत्र में चाइना की बात करना बहुत बड़ी बात है राजू जी, ये छोटी बात नहीं है। डोकलाम विवाद जब था तो हमारे उस समय ये एक विपक्ष के नेता भी नहीं थे। 2005 जब डोकलाम में विवाद चल रहा था तो ना ये विपक्ष के नेता थे, ना ही कांग्रेस पार्टी को किसी उस तरह से होल्ड कर रहे थे। और उसके बावजूद भी
आप ये सोचिए कि राहुल गांधी जाते हैं, हमारे यहाँ का एक लॉ है कि विपक्ष का नेता जब किसी दूसरे देश के राजदूत से मिलता है तो उस बात को प्रकट करता है कि भाई मैंने क्या बात किया, क्या नहीं किया। आप बार बार प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या बात की, क्या नहीं की, और हमारे एक प्रोटोकॉल के तहत हमारे एस जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हो सारी बातें बता रहे हैं। आपके प्रश्न पूछने पर भाग नहीं रहे हैं इधर उधर नहीं। लेकिन आप बताइए कि आज तक आपने इस देश को नहीं बताया कि 2015 में चाइना के राजदूत से आपने क्या बात किया था, जब हमारी सेना डोकलाम पे खड़ी उनसे आंख से आंख मिलाकर उन्हें पीछे कर रही थी, तो आपके नेता राहुल गांधी वहां पर चाइना के राजदूत से क्या बात करने गए। चाइना के राजदूत से बात करने गए, देश की मीडिया और सोशल मीडिया पे जब बातें आना शुरू हुई तो पहले कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल कहता है कि हमारे वो मिलने नहीं गए। उसके बाद जब राहुल गांधी चाइना अपने ट्विटर हैंडल से कहता हूं मिलने आए थे, तब तो राहुल गांधी अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से कहते हैं कि हम मिलने गए। उसके बाद कांग्रेस भी एक्सेप्ट करता, गए तो क्या उखाड़ लोगे मेरा, क्या कर लोगे। मतलब देश को पहले आप भ्रमित करें, देश के देशद्रोहियों से मिलने जाएं, उसके बाद जब देश आपसे प्रश्न करे तो आप उसको गाली दे। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप देश ऐसा क्या है कि चाइना के प्रति इनका प्रेम क्यों रहता है। सारी पार्टियां जब एकजुट हैं तो कांग्रेस, यही नहीं, एक कॉर्पोरेटर है कांग्रेस का, उसने चाइना के प्रति प्रेम दिखाया, हुसैन करके उसका नाम है, और उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया, जैसे कि मीडिया में खबरें आ रही है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो सबसे बड़ी भारत के लिए तो सबसे बड़ी जाकिर हुसैन, सबसे बड़ी स्थिति ये है कि भारत जो है अपने बॉर्डर पे अपने जो दिख रहे हैं सामने के शत्रु हैं हमारे, उनसे भिड़े कि देश में अपनी जवाबदेही तय करे। आखिर में कितने मोर्चों पर जो है सरकार को लड़ना होगा। देखिए, इस समय मुझे लगता है कि देश को चाइना से डरने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस देश के वामपंथ और कांग्रेस से लड़ने की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे सीताराम येचुरी ने किसका नाम लिया, उन्होंने यूएस को लाके डाल दिया इस मामले पे। डी राजा ने भी यूएस की बात करना शुरू कर दी, और सोनिया गांधी जी ने कल सबसे अधिक तीखे बाण चलाए। और मजे की बात कि शरद पवार जी ने सीधे राहुल गांधी पर प्रश्न खड़ा कर दिया कि उन्हें पता होना चाहिए 50 साल के अपरिपक्व नेता है वो कांग्रेस पार्टी के। अभी कल ही उनका 50 साल पूरा हुआ, जिसके लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा उनके जन्मदिन पे। लेकिन मजे की बात ये 50 साल के अपरिपक्व नेता है जिन्हें यही नहीं पता कि 91 और 93, 96 और 2005 में इनकी या तो सरकारें समर्थन में थी या थे। आपको ध्यान होगा एच डी देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इंदु कुमार गुजराल जी विदेश मंत्री हुआ करते थे। उसी समय ये सिग्नेचर हुआ था कि साहब ये संधि हुई थी कि हम फायर नहीं करेंगे एलएसी पे, समझिए आप। उसके बाद ये प्रश्न पूछते हैं भाई ये कैसे हो गया। ये वही नेता है, इनकी आज की फितरत नहीं है, ये बहुत पुरानी फितरत है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कौन खड़ा होगा, राहुल गांधी खड़े होंगे। राफेल को घोटाला बताने का काम कौन करेगा, राहुल गांधी करेंगे। सदन के अंदर झूठ बोलने का काम कौन करेगा, राहुल गांधी करेंगे। यानी इनकी परिपक्वता देखिए कि सदन के अंदर आते हैं। आपको ध्यान होगा जब राफेल का मुद्दा 2018 में चल रहा था, 19 में, तो ये सदन के अंदर आते हैं 18 में और कहते हैं कि मुझे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जाके अपने देश के लोगों को बताइए। फ्रांस का राष्ट्रपति औने पौने तुरंत वो बयान देता है, मानो ये सदन से निकल नहीं पाते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति कहता भाई ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला था। तो आप सोचिए कितने नीच स्तर की राजनीति है, कितने निम्न स्तर की राजनीति है। और चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होना हो, इन्हीं के नेता सैफुद्दीन सोज जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान को अलग कर दिया है, जम्मू कश्मीर जो है उसको। देखिए एक चीज ये है ना कि जैसे इनकी जो पॉलिटिक्स है उसको नीच हम नहीं कह सकते हैं, मेंटेलिटी भी मीन नहीं कह सकते हैं। सवाल उठाना इनका कर्तव्य है, सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन जहां तक देश हित की बात है तो सरकार को सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन बात ये भी है ना कि अगर उनको कोई डाउट है तो वो पूछ भी तो सकते हैं, इसमें विपक्ष होने के नाते उनका हक भी तो बनता है। नहीं, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन उस जवाब को सुनने के बाद धैर्य भी तो रखना चाहिए ना साहब। आपको राफेल मुद्दा हो या जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात हो या 35A की बात हो या CA की बात हो, हमने 4 दिन सदन में चर्चा किया। हमारे बड़े बड़े नेता मतलब भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देश हित की बात है, और उसको आप बाहर आके डिनाई कर देते हो। कैसे नेता हो भाई आप? आपने प्रश्न किया, हमने उत्तर दिया, तो संतुष्ट होइए। और संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि आप गद्दारों के साथ मिले हुए हैं। आप इस देश में, मैं पूछता हूं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ इन्हें खड़े होने की क्या आवश्यकता थी? आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहते हैं। आपके सैफुद्दीन सोच कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को क्या नाम पाकिस्तान से मिला देंगे। अभी आपका जाकिर हुसैन, कोई प्रक्रिया की क्या इन्होंने? क्या उसको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, क्या कांग्रेस पार्टी से निकाला? बल्कि ये प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, 2018 में एक इफ्तार पार्टी में यही राहुल गांधी जी थे जो कहते थे ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी है। इस लेवल तक आप जा रहे हो। कहने का मतलब क्या है आपका, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में और लोगों से आपकी आवश्यकता नहीं है? क्या हिंदुओं का वोट आपको नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए था तो 2018 में जनेऊ क्यों पहना?
गोत्र क्यों बताया? तब आपको हिंदू जरूरत थी, आपको हिंदुओं की, अब आपका गोत्र कहां गया, आपका जनेऊ कहां गया? इसका मतलब है कि राहुल गांधी का हाथ चाइना के साथ। और सबसे बड़ी चीज और फिर मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी यहीं पे नहीं रुके। आपको ध्यान होगा कोरोना काल में भी उन्होंने जितनी भी निम्न स्तर की राजनीति करनी थी और देश के विरोध में वो सब किया उन्होंने। पीएम केयर फंड पे प्रश्न खड़ा किया, और इसके अलावा आपने देखा होगा चाइनीज किट की बात वो ज्यादा कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। एक तरफ लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ चाइनीज किट की पैरवी कर रहे थे। और जब हमारी भारत सरकार के आईसीएमआर ने उनको क्या नाम है चाइनीज किट को खत्म कर दिया और कहा चाइनीज किट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी तिल मिलाए। मैं पूछता हूं जो 50 साल का अधेड़ व्यक्ति जिसकी परिपक्वता ना के बराबर है, वो रघुराम राजन से क्या बात करता रहा होगा? मुझे तो ये बड़े हंसी आती सोच करके, वो अब्दुल बनर्जी से क्या बात करता रहा होगा? ये ये बताइए कि 50 साल का व्यक्ति युवा होता है कि अधेड़ होता है? वो अधेड़ होता साहब। हमारे यहाँ 60 साल मिनिमम, अब आजकल जो औसत आयु बताई जा रही है वो 60 साल बताई जा रही है। और मजे की बात यह है कि जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो वो राजनीति के उरूज पे जाता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ ठीक इसका उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे वो राजनीति के धरातल पे और नीचे आते चले जा रहे हैं और उनकी सोच बचकानी होती चली जा रही है। एक परिपक्व विपक्ष के नेता की तरह उन्होंने बात नहीं की अभी तक एक बार भी। मैं पूछता हूँ कि सलमान खुर्शीद को क्या वो रोक नहीं सकते थे? एक बात भी तो है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, ठीक है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और उनको वो जिम्मेदारी देती है सरकार पर हमला करने के लिए, तो आखिर में कुछ समझ के तो कहती होगी कांग्रेस पार्टी कि आप ही जो है फ्रंट पर आइए, सरकार को घेरिए। कांग्रेस पार्टी आज के समय में वैचारिक रूप से सबसे दिवालिया पार्टी हो चुकी है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो वामपंथियों की विचारधारा को आगे बढ़ाएगी कि भारत की सनातन संस्कृति की विचारधारा को आगे बढ़ाएगी। ये नेहरू की कांग्रेस या इंदिरा की कांग्रेस नहीं रह गई। अब तो ये इस बात में है कि कौन कितना गंदा बोलेगा हम उसके साथ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वामपंथियों की भाषा, वामपंथी भी उतने तीखे भाव नहीं कर रहे हैं जितना प्रहार, जितना कांग्रेस कर रही है। कहां अंतर है बताइए? जब सीए की घटना, जब सीए का विरोध शुरू हुआ तो मैडम प्रियंका गांधी जी वहां पहुंच गई। वामपंथी भी यही बोल रहा है साहब कि ये गलत हुआ, ये अपराध। तो वामपंथियों की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में आज कोई भेद नहीं रह गया है। दोनों में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना भारत माता को गाली दे सकता है, कौन कितना भारत को नीचता है, कौन भारत को नीचा दिखा सकता है और कौन चाइना के साथ सबसे करीब जा सकता है। अभी आपने देखा होगा संबित पात्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें एमओयू पे सिग्नेचर हुए थे। यानी पार्टियों के बीच में एमओयू पे सिग्नेचर मैंने अपने जीवन काल में पहली बार सुना, जहां ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इनका एमयू हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। क्यों हुआ था भाई? देश के सामने उसको क्यों नहीं बताया गया? 2008 में आपने किया था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और 2008 से लगभग 5 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर चाइना ने कब्जा किया अंदर आकर के। तब आपने देश को बताया था क्या? आज आप भारत प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि साहब कितनी जमीन कब्जा हुई, कब आई, इंटेलिजेंस फेलेवर था कि नहीं था? अरे मैं तो कह रहा पूरी सरकार फेलेवर थी और आपने सेना को दम सेना को आपने मायूस किया। सेना चाहती थी कि चढ़ाई करके अपनी जमीन को हम ले लें और आपने नहीं लेने दिया। वो 2008 की घटना है, 2012 की घटना है, 2009 की घटना है, जब हमारे पोस्टों को इन्होंने कब्जा किया। आज अगर भारत की सरकार उन्हीं पोस्टों को खाली कराती है तो आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप भारत की सेना का मनोबल गिराने के लिए सलमान खुर्शीद से लेख लिखवाते हैं। आप भारत की सेना का मनोबल गिराने के लिए जनरल पनाग का लेख सब भारत के युवाओं को पढ़ने के लिए कहते हैं। अरे ऐसी नीच प्रवृत्ति की जो संस्कृति आप डेवलप कर रहे हैं, ये कदापि भारत के लिए अच्छी नहीं है। ये सिर्फ वामपंथियों से अपेक्षा की जा सकती थी, कांग्रेस पार्टी से नहीं। कांग्रेस पार्टी तो एक अच्छी पार्टी कही जाती थी जिसमें महर्षि अरविंदो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले और क्या नाम है मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने काम किया, लाल बाल पाल ने काम किया, और क्या नाम है बाल गंगाधर तिलक ने काम किया, जो इस देश के लिए अपनी आन बान लुटाने की बात करते थे। आज शर्म आती है उस कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी। देखिए, आप जिस जो है पीरियड की बात कर रहे हैं, उस समय ऑप्शन नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ही हुआ करती थी, इसलिए कोई किसी भी विचारधारा का रहा हो तो वो इसी पार्टी को ज्वाइन करता था। आज की स्थितियां भिन्न है। कांग्रेस की अपनी अलग विचारधारा है, वामपंथ की अलग विचारधारा है, भाजपा की अलग विचारधारा है। तो अगर कोई विरोध करता है तो उसको मीन मेंटालिटी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये भले कह सकते हैं कि सवाल जो है सरकार पर उठाया जाना चाहिए, लेकिन वो दायरा भी जो है सोचना चाहिए कि कहीं उनके एक बयान से, उनके एक स्टेप से कहीं जो है ऐसा तो नहीं कि देश हित प्रभावित हो रहा है। क्योंकि हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अगले 30 सेकंड में आप कह दें।
मैं सिर्फ इतना चीज कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अलग है और वामपंथ की अलग है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि ये बात सही है कि उनकी और इनकी विचारधारा अलग है। लेकिन जिस प्रकार चाइना का पराक्रम हो, जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, जिस प्रकार सीए का विरोध हो, जिस प्रकार 370 पे, मतलब मजे की आप सोचिए राजू जी कि सदन के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 370 का समर्थन करती है। दावा एकमात्र कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने 370 खत्म किए जाने का विरोध किया। और आज की जो स्थिति है, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें क्या आपको लगता है इनकी विचारधारा में कोई दूरियां हैं? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियों का आपस में बहुत मैच्योर पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां मिलकर के भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही हैं। मेरा यह मानना है, सरकार से जितनी बार इन्होंने प्रश्न किया, आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा राजू जी, आप एक बड़े पत्रकार हैं इस देश के, आपने कभी देखा कि सरकार से कोई प्रश्न किया गया हो, उसका तुरंत उत्तर ना मिला हो? सदन एक बहुत बड़ा भवन है जिसके अंदर आप ये बातें रखिए अपनी जाकर के, और वो जवाब भी देते हैं। 370 हटाने के लिए 4 दिन हमने बहस किया, सीए लाने के लिए हमने 5 दिन बहस किया, और उसके अलावा अभी आप कहते हो साहब हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है। अरे आप जवाब पूछने लायक ही नहीं हो साहब। आप क्या आप कहते हो हमारे सैनिक क्या नाम है, उन्होंने फायर क्यों नहीं किया? बल्कि आपको ये पता ही नहीं कि वो आप ही ने हस्ताक्षर किए थे, 93 में किए, 96 में किए और 2005 में किए। तो आप तो कुछ जानते ही नहीं हो। सच्चाई ये है कि ना आपको डिप्लोमेसी पता है, ना आपको कांग्रेस पार्टी के अधिष्ठान पता है, ना आपको कांग्रेस पार्टी की थाती पता है। आप अपने कुकृत्य के आधार पर कांग्रेस पार्टी के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं को लज्जित करने का काम करते हो जो देश के लिए जीते हैं। देखिए, मैं चाहता था कि कांग्रेस समर्थित जो हमारे मित्र हैं जो पैनल में आते हैं उनको भी जोड़ना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जोड़ सके। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा प्रहार वामपंथ और उन पे ना करें, क्योंकि वो जवाब देने के लिए हम मौजूद नहीं है। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्वतंत्र है, वो आपस में गठजोड़ करें, कुछ भी करें, सरकार से पूछें। लेकिन हाँ, ये एक बात तय है कि जब देश हित की बात हो तो सभी को एकजुट होना चाहिए। सवाल आप अंदर खूब उठाइए, लेकिन ऐसे सवाल मत उठाइए कि पाकिस्तान की सदन में उस सवाल को लेकर जो ये कहा जाए कि देखो भारत में ऐसा ऐसा हो रहा है। बहुत जिम्मेदारी के साथ सारे काम करने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, लेकिन मनोबल सेना का जो इस समय बहुत हाई है, चाइना की बॉर्डर पे, नेपाल की बॉर्डर पे और पाकिस्तान की बॉर्डर पे सेनाएं पूरी तरीके से सशक्त हैं, सक्षम हैं। जो हम खबरों में देख रहे हैं, जो वहां की रिपोर्टिंग देख रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि भारत जितनी मजबूत स्थिति में आज है वो पहले कभी नहीं रहा, और आज वो दिख रहा है। उसके साथ में विश्व के जितने मजबूत देश हैं आज भारत के साथ में खड़े हुए हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो बहुत बड़ी मार्केट भी है भारत, इसलिए सारी देशों की उम्मीदें जगी है। चाइना को जिस तरीके से बाइकॉट किया जा रहा है, तो अदर जो कंट्रीज हैं उनको ये लग रहा है कि भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी हो सकता है। रही बात चाइना की, तो चाइना से तो इंडिया ही क्यों, जापान जैसी कंट्रीज भी और बड़ी बड़ी कंट्रीज वहां से अपने बिजनेस को समेट रही हैं। जाहिर सी बात है उनको एक खलबली होगी ही। और उनके जो कुछ चाहने वाले लोग हैं वो सवाल यहाँ भी उठा सकते हैं, उनके यहाँ भी सवाल उठ सकते हैं। वीवो जैसी कंपनी ने भी सवाल अपने ही उस पे उठा दिया, चाइना पर उठा दिया। तो अगर हमें अपने यहाँ ऐसे लोगों से जूझना पड़ता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी एक बात मुझे थोड़ा सा वो लगी कि 50 साल का युवा हम राहुल गांधी को माने कि अधेड़ माने। अगले जब डिबेट में हम आएंगे तो आपसे सवाल इस बात पे जरूर करेंगे। आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी।